Okay, fine. So we are doing question number 6.5, unsolved question from Hatenbuck. Okay. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें एक डायरेक्शन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, लेट अस से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हमें क्या निकालना है? हमें इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है. ओके, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है. तो अगर ये E1 है तो इसको आप कह सकते हो E1T, और इसको कह सकते हो E1N. सो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट. ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस क्या है? एक प्लेन है जो कि दो डायलेक्ट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है. तो आपका ऊपर वाला जो डायलेक्ट्रिक है, लेट अस से दिस इज एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 3. ये न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है. और ये आपका दूसरी मीडियम है, इसमें एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है 5. ओके, सो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी. तो ध्यान रखिएगा, इसमें ई नॉट मल्टीप्लाई करते हैं तब पूरी परमिटिविटी आती है. सो द टू परमिटिविटी, मीडियम परमिटिविटी हैज बीन गिवन. और यहाँ पे आपको E1 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज E2. ओके, सो लेट अस से दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द नॉर्मल. सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज E2. ओके, अगर ये θ1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कन्वर्ज आपका दूसरी साइड जो होगा θ2 होगा. तो आपको इसमें से क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? आपको सिर्फ E1 दिया हुआ है और आपको सरफेस की इक्वेशन दी हुई है. ओके, और आपको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है. तो मुझे मैं 10 मिनट दूंगा आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए. थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा. ओके, तो ये इक्वेशन की सरफेस जो है दैट इज x इज इक्वल टू 0. ओके, एंड vector E1 is given as, just a minute, it is 80 in AX direction, minus 60 in AY direction, and minus 30 in AZ direction, and this is volt per meter. ठीक है, V/L होता है E. तो दिस इज वोल्ट पर मीटर. तो आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? आई एम राइटिंग हियर, जस्ट सी, दिस इज EN1. और EN1 का मैग्नीट्यूड ना, ध्यान रखिएगा ये बातें. EN1 इसका मॉड. B पार्ट है, आपको ET1 फाइंड करना है, इसका मॉड. देन यू हैव टू फाइंड थर्ड. यहाँ पे E1 दिया हुआ है, सो बेटर टू कैलकुलेट D1 हियर. E1 तो आपको दिया ही हुआ है, सो you should give me D1. Okay, and D1 vector sign. Okay, this is a vector. Then another thing is you can also find, just I will write B1, that find ET1 vector sign. और यहाँ पे भी EN1 वेक्टर साइन में आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, मॉड भी कैलकुलेट करना है, वेक्टर भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज वेक्टर इज इम्पोर्टेंट.
So en1 vector. Stylus is a little slow. Okay, then you have to find the d part is theta 1. Okay, fine. Then e part है आपका dn2. e is dn2, इसका मॉड और वेक्टर दोनों, तो लेट अस से वेक्टर, और dt2 this is very important numerical in terms of understanding what you have studied in dielectrics in unit 3. Then the g part is to find d2, vector d2, and the last is to find theta 2. तो यहीं पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ थीटा 2. तो ये सारे कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करने हैं और ये बहुत ही आसान है. ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी. बस आपको एक ही कंडीशन लगानी है यहाँ पे, एंड दैट कंडीशन इज, लेट मी राइट हियर ओनली. यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. एक है कि dn1 इज इक्वल टू dn2. ठीक है, एक ये कंडीशन है आपकी जो आपको अप्लाई करनी है. एक है ई t1 इज इक्वल टू ई t2. मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ इस न्यूमेरिकल के बारे में, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए. ओके, तो ये दो कंडीशन आपको अप्लाई करने हैं और आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है. तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और मैं 10 मिनट आपको दूंगा. 10 मिनट बाद हम इस पे इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. इसमें सबसे पहले हिंट है कि आप पहले प्लेन बनाइए जो प्लेन दिया हुआ है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस देखिए कि उसके परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट x इक्वल टू 0. व्हाट इज x इक्वल टू 0? जस्ट draw in your copy and then mark the normal component to this surface. जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको मार्क आउट कीजिए, उसकी डायरेक्शन. मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज दिस सरफेस, सो जस्ट डू इट इन योर कॉपी.
Okay, Shivadi, turn on your mic. Yes, sir. X इक्वल टू जीरो कौन सा प्लेन होगा, कौन सा सरफेस होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में? Anybody? Anybody who can answer me? When you're talking about x is equal to zero surface, then what plane you are talking about? तो तीन ऑप्शन है। हमारे पास एक सरफेस की हम बात कर रहे हैं और ये थ्री डायमेंशन है कि में बात कर रहे हैं, तो टू डायमेंशन से एक सरफेस बन जाती है। एक लाइन जो होती है सिंगल डायमेंशन से बनेगी, एक सरफेस जो है टू डायमेंशन से बनेगा और एक वॉल्यूम जो है वो थ्री डायमेंशन से बनती है। तो एक्स वाई जेड है, तो आपका सरफेस या तो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, या वाई जेड प्लेन हो सकता है, या जेड एक्स प्लेन हो सकता है। ओके, तो इन तीनों में से कौन सा प्लेन है ये एक्स इज इक्वल टू जीरो? So YZ. वाई जेड, वेरी गुड दीपक, YZ. वेरी गुड वेरी गुड, Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वाई जेड प्लेन को जहाँ पे सारे एक्स जीरो हो, वो प्लेन आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए थ्री डायमेंशन में। अब बन गया होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस आपको दिख रही है? वाई Sir, जेड, x-axis. यस वेरी गुड युक्ति, Yes, sir. X-axis. यस यस। सो वाई जेड प्लेन आपने जो आपने बनाया है उसके परपेंडिकुलर उसका उस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो आप आपको पहले भी बताया, डॉट प्रोडक्ट एक आपको बताया था कि अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको कोई वेक्टर चाहिए होता है तो आप उससे क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, ठीक है। उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो। यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले नॉर्मल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है E1 का। तो E1 वेक्टर अगर दिया हुआ है और आपको पता है कि नॉर्मल जो जो आपका प्लेन है x इक्वल टू जीरो, इस पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो x एक्सिस है, ax डायरेक्शन में है। तो आपको बस ये करना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है। ठीक है, तो जल्दी से इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहा है आंसर। यस कोनिका? 80 volts per meter. Very good Konika. It will be 80 volt per meter. Let me just do it for you. तो हमारा एक्स वाई जेड पहले प्लेन बनाते हैं हम। स्विच ऑफ योर माइक कोनिका। ओके, सो ये आपकी एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो आपने बोला क्या कि ये प्लेन सर हमारी, ये प्लेन जो है ये हमारा
डायलेक्ट्रिक का प्लेन है। इसका मतलब x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, आप देखिए कॉपी में देखिए, x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 में कौन सी परमिटिविटी है, इज इट एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2? अपने न्यूमेरिकल में देखिए, आपको पता चलेगा कि फॉर x इक्वल टू 0 द एप्सिलॉन इज 3, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। मतलब कि पॉजिटिव x में जो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक रखी हुई है वो जो उसकी परमिटिविटी है वो 3 है, और जो निगेटिव x एक्सिस में जो डाइलेक्ट्रिक रखी हुई है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 5। और इनका बाउंड्री कहाँ बन रही है, ये x इक्वल टू 0 प्लेन। ओके, तो सबसे पहले हमें करना है कि हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है इसका। और तो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो हम कह सकते हैं कि en1, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी in ax direction, because this ax direction is perpendicular to this zy plane। और en हमारा नॉर्मल है इसी प्लेन पे, ठीक है। तो हमारा ax डायरेक्शन, अब हमारा en1 क्या होगा, en1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, en magnitude will be just e1 vector dot ax। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 80 आएगा, 80 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो आप पूरा en1 कैसे लिख सकते हो, somebody is here, was it? तो पूरा en1 कैसे लिख सकते हो आप, en1 का मॉड, जो उसका मॉडुलस होगा यहाँ पे 80 है, और उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, ax डायरेक्शन है, ठीक है। एंड दिस इज वोल्ट पर मीटर। तो आपका एक तो सॉल्व हो गया, ए पार्ट तो आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज फाइंड करते हैं, दूसरी चीज क्या है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने जो टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है, तो हमारी मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, टेंजेंशियल और नॉर्मल। तो हम अपने अगर मेन फील्ड में मेन इलेक्ट्रिक फील्ड में से नॉर्मल कंपोनेंट माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, टेंजेंशियल। ये मैं कह रहा हूँ कि E1 वेक्टर जो है हमारा En1 वेक्टर और E2 ई T1 वेक्टर से बना हुआ है, सही है ना। ये वेक्टर हमने दो वेक्टर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आसानी से आपको क्या आ जाएगा, E T1 विल बी जस्ट E1 माइनस En1। वेरी नाइसली यू कैन राइट ET1। दूसरा पार्ट भी हो गया। अब मुझे जल्दी से बताइए ET1 क्या आ रहा है आपका, सर यस, हाँ, सर -60 by -30 एक्यूरेट। यस यस यस, -60 इन AY डायरेक्शन एंड -30 इन AZ डायरेक्शन, और यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो आपका ET1 भी आ गया। तो ET1 आ रहा है, आपने बताया -60 AY -30 AZ वोल्ट पर मीटर। और आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना था इसका ना, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आराम से आ जाएगा। Yes. मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, √60 होल स्क्वायर प्लस 30 होल स्क्वायर, सिंपल ना, ठीक है।
तो ई टी वन हमारा आ गया, ई एन वन आ गया, ई वन हमें पता है, तो हम आराम से कॉस थी इंसिडेंस एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट है और ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये आपका मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज ई वन, दिस इज ई एन वन, दिस इज ई टी वन। ओके, तो ये एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कैसे निकलेगा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपको। cos theta is equal to बहुत अच्छे। E1 cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल। E1 upon equal to E1 dot इवन डॉट क्या क्या क्या? अपॉन E1 का मैग्नीट्यूड। नई चीज बताइए, क्या बताया है? cos थीटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया इन्होंने, En1 upon E1 ई एन वन अपॉन ई ए वन। हाँ ये भी सही है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये सिंप्लीफाइड है एकदम थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये पार्ट हाइपोटेनस हो गया, ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर साइड, हाइट। तो cos थीटा आप लिख सकते हो एडजेसेंट साइड अपॉन E1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए और पुट ऑन कर दीजिए। तो EN1 का तो आपको पता है 80, और E1 का आप निकाल सकते हो, सारे कंपोनेंट से मिलके बना होगा। ओके, तो मुझे cos थीटा 1 बताइए, व्हाट इज cos थीटा 1? तो 40 आया है। कितना? 40 cos theta 1 theta 1 हाँ हाँ बिल्कुल, थीटा 1 इसी के आसपास आएगा। जो एग्जैक्ट आंसर निकला था वो था 39.71 डिग्री, तो इसी के आसपास आएगा। मुझे पता नहीं है आपका एकदम एग्जैक्ट 40 कैसे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, अब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। अब आपको क्या पता चल गया? E1 आपको पता है, ठीक है। तो हमारे एक साइड में हमने सारी चीज़ें निकाल ली। देखिए क्या क्या निकालना था हमें। हमें EN1 निकालना था, तो हमने निकाल लिया बहुत अच्छे से। EN1 वेक्टर भी निकाल लिया हमने, ET1 मॉड भी निकाल लिया, ET1 वेक्टर भी निकाल लिया। अब क्या निकालना? D1। तो D1 से तो सिंपल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है, और D आपको पता है क्या होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सिलॉन के इनटू एप्सिलॉन। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको याद करने के लिए, D is equal to E into epsilon. Why? Because this E depends upon depends upon epsilon. E is inversely proportional to epsilon. तो मीडियम की परमिटिविटी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। अगर मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। और D के बारे में मैंने क्या बताया था? D इज इंडिपेंडेंट ऑफ परमिटिविटी। तो D हमारा सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, जितना हमने रखा है। इंड्यूस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्जेस होते हैं। तो D इज इंडिपेंडेंट। सो E अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब D इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ओके, और हम लोग पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो D1 इक्वल टू E1 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी साइड की बात करते हैं। तो दूसरी साइड जल्दी जल्दी बताइए मुझे। दो कंडीशन हमने सीखा है। क्या कंडीशन सीखा है? कि हमारा नॉर्मल जो कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता। किसका? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर। जो फ्लक्स डेंसिटी का कंपोनेंट होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाउंड्री से अफेक्ट नहीं होता।
इसका मतलब क्या होता है, dN1 इज इक्वल टू dN2। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में कोई भी सोर्स चार्ज नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक में बस इंड्यूस चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइलेक्ट्रिक में बस इंड्यूस चार्ज होंगे। तो इंड्यूस अगर चार्ज होंगे तो हमारा डी तो इंड्यूस चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, तो हमेशा जो डी एन वन होगा वो डी एन टू के बराबर होगा। तो ये कंडीशन एक ध्यान रखिएगा। और दूसरी कंडीशन है क्या, ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू, हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर होता है, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री पे जो हमारे एक्स इक्वल टू जीरो पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी टेंजेंशियल कंपोनेंट वाली, वही हमारी एक्स स्मॉलर देन जीरो के लिए भी बनेगी। ये दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा बराबर होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद करना, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस दोनों के कंडीशन के बारे में हम लोग ने बात की थी। तो आपको पता है कि ई टी वन अगर हमने निकाला हुआ है तो ई टी टू निकाल सकते हैं, बराबर होगा दोनों। डी एन वन हमें नहीं पता है, डी एन वन क्यों नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टली हमने नहीं निकाला, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ई एन वन पता है। क्या पता है हमें, ई एन वन हमने निकाला रखा है। तो बस क्या करना है, ई से हमारा ई एन वन से क्या आ जाएगा, डी एन वन आ जाएगा कि नहीं, बस परमिटिविटी से ही तो मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव परमिटिविटी से, तो डी एन वन आ जाएगा। और डी एन वन जो होगा डी एन टू के बराबर होगा, फाइनल। तो आपका सेकेंडरी साइड में आपका टर्शियल कंपोनेंट आ गया और नॉर्मल कंपोनेंट भी आ गया। अब आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैं आपको ये एक्सरसाइज दे दूं, आप मुझे बाद में इसको सॉल्व करके बताइएगा, क्यों, घर पे करेंगे ये। बताइए कि अभी करना है, अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, बट वी कैन डिवोट दिस टाइम फॉर, ये कैलकुलेशन बस पार्ट है, बाकी सब चीज़ें हो गई हैं। तो हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल में जा सकते हैं, टाइम इज़ नॉट मच रिमेनिंग, हाफ एन आवर की क्लास हो ही गई है। तो आप लोग इसको जैसे ही क्लास एंड होगी आप लोग इसको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में डाल दीजिएगा। ओके, वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये स्लाइड तो शेयर कर ही दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, सो थीटा वन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है और डी वन भी कैलकुलेट कर लिया है, बस ये ई एफ और जी आपको कैलकुलेट करना है, डी एन टू डी टी टू डी टू और थीटा टू। ओके, तो आप लोग सबमिट करोगे अभी कि नहीं, स्पीक आउट। हेलो, तो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, आप लोग बोल नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, चलो। एक दो बजे। हाँ हाँ ठीक है, आप मतलब आज में कर देना, हाँ ताकि मुझे पता चले कि आपने किया है, बस इसी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 7.15। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 7.15। ये दरअसल क्या है कि हमें दो पैरेलल प्लेट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और उनके बीच में हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये देखिए क्रक्स है, ये हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तभी कंप्लीट होता है जब आप किसी एक कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल प्लेट या पैरेलल प्लेट ना कहें, किसी भी कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बीच में आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकें।
उनके बीच में, जैसे दो पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं, कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, तो उनके बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। अगर ये फाइंड करना आ रहा है तो इसका मतलब आपने आधी ईएमएफटी सीख ली है, और आधी ईएमएफटी जो होती है वो बाकी इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में आ जाता है। अगर आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना आ रहा है तो वो भी सीख जाते हैं। ओके, तो 7.15 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 7.15 को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें उसको उसका अरेंजमेंट देख लेना है वो क्या है। तो वो कुछ ऐसी बात कर रहा है, जैसे ये आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको याद होगा जब अगर याद नहीं होगा तो आप जाके देखिएगा, जब हमने कैपेसिटर की क्लास की थी तो उसमें हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था। वही सेम तरीका हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ओके, जस्ट देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके की कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट्स कैसे हैं, वो इस तरीके से हैं। एक तो ये है, ओके, और एक एक एंगल पे है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक प्लेट है और दिस इज वन ऑफ द प्लेट्स, और ये हमारी दूसरी प्लेट है। अब बताइए ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो आपको मैं तीन कोऑर्डिनेट्स देता हूँ। देखिए कोई भी सरफेस दो आपके डायमेंशन से बना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपके पास रो है, फाई है और जेड है। रो की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। फाई की डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होगी फाई की। और जेड की क्या डायरेक्शन होती है, ऊपर की साइड, जो कन्वेंशनल एक्स वाई जेड में था। तो आप मुझे बताइए ये प्लेट्स आपको किन दो डायमेंशन से बने हुए दिख रहे हैं। इन तीनों में से चूज करना है, एक्स वाई जेड में मुझे बताइएगा। इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन से दो ऐसे डायमेंशन है जिनसे ये एक प्लेट बनी हुई है। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं फिर पूछूंगा किसी से। फाइव जेड फाई एंड जेड। जेड। ओके, तो दीपक है ना, दीपक दीपक ने ऐसा बताया फाई एंड जेड। आप लोग अपनी कॉपी में पहले ये तो डायग्राम बना लीजिए ताकि मैं इधर देख के बात कर सकूं आपके। जब मैं जैमबोर्ड स्लाइड पे रहता हूँ तो फिर मैं आपको नहीं देख पाता हूँ। तो इसीलिए पहले ये आप बना लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसको आज कंप्लीट करके ही जाएंगे ना। ओके ठीक है, अब मुझे बताइए। दीपक ने कहा कि फाई और जेड। ओके, एनीबडी एल्स। देखो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि एक प्लेट को देखो और उसको देखने के बाद ये सोचो कि कौन सा डायमेंशन इसमें कांस्टेंट है। जो एक प्लेट मैंने बनाई है उसमें कौन सा डायमेंशन कांस्टेंट है। उस उस प्लेट में हर एक पॉइंट के लिए वो डायमेंशन कांस्टेंट होगी।
कृष्णपाल, अपना माइक ऑन कीजिए। डरो नहीं, सोचो बस। कृष्णपाल, हाँ सोचिए। एक प्लेट उस फिगर को जो आपने कॉपी में बनाया है उस फिगर को में देखिए और एक प्लेट के बारे में सोचिए। एक प्लेट को विजुलाइज कीजिए और उसमें देखिए कौन सा डायमेंशन उन तीनों में सेम है, कांस्टेंट है वहां पे। उस पूरे प्लेट को जब बनाओगे तो कौन कौन सी डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी आपको, किस डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, जो एक डायमेंशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, या तो जरूरत नहीं पड़ेगी या तो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट। ठीक है, सोचिए आप। इस अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके अहमद, आपने देखा क्या हो रहा था यहाँ पे, कॉपी में फिगर बनाया हुआ है, यस सर। उसमें दो प्लेट आपको दिख रही होगी। उसमें से कोई भी एक प्लेट में आप देखिए, ये चीज ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा डायमेंशन उसमें कांस्टेंट होगा। कौन कौन से डायमेंशन है पहले तो बताइए। टोटल कितने डायमेंशन है आपके, कौन कौन से डायमेंशन है आपके फिगर में। हम लोग कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं इस समय। कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, आपने कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप बता सकते हो कि कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं ये आपको पता है कि नहीं पता है। हम्म, अहमद हाँ बोलिए या ना बोलिए मुझे, ताकि मुझे पता चल सके। नहीं पता है तो अहमद, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर ईएमएफटी में पास होना, क्योंकि मतलब ये सब्जेक्ट टफ है। ओके, अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको नहीं पता कि डायमेंशन कौन कौन सी है तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर नहीं पास हो पाओगे बेटा। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। शिवाती, शिवाती को अनुभव, टर्न ऑन योर माइक। अनुभव, यस सर। अनुभव आपने कॉपी में बनाया है ये दोनों प्लेट्स, दोनों सरफेस आपने कॉपी, तो किसी भी एक सरफेस के बारे में बताइए कि पहले तो सबसे पहले बताइए कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं, आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हो। सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन में तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा हुआ था, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। उन तीनों में से कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग वर्क कर रहे हैं इस समय।
सिलेंड्रिकल। बिल्कुल सिलेंड्रिकल, वेरी गुड। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? रो फाइव जेड। रो, फाई एंड जेड। तो इन तीनों डायमेंशंस में से अगर किसी एक प्लेट के बारे में आप बात कर रहे हो तो उनमें से कौन सी डायमेंशन आपको कांस्टेंट लग रही है थ्रू आउट? जेड आपको कांस्टेंट लग रहा है, जेड वेरिएबल नहीं दिख रहा आपको? जेड डायमेंशन में आपने मतलब सरफेस को कंसिडर किया है कि नहीं? आपका जो सरफेस है, जो प्लेन आपने बना है, वो जेड डायमेंशन में वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, एक्स डायरेक्शन वेरी होता दिख रहा है? चलिए माइक ऑफ कीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आप मुझे बता सकते हैं हम लोग किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं? लक्ष्मी, अच्छा कंफ्यूजन में है, ओके। तो आप ये बता सकते हैं कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़े हुए हैं इस सब्जेक्ट में? कौन कौन से हैं? सिलेंड्रिकल और याद नहीं है। तीसरा स्फेरिकल है। आप मुझे बता रहे हो सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने डायमेंशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं? लक्ष्मी, हम्म, चलिए ध्यान दीजिए, क्लास में ध्यान दीजिए। स्विच ऑफ योर माइक। देखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक प्लेन बना रहे हैं हम लोग, तो उस प्लेन के बारे में देखते हैं क्या है वो प्लेन। ओके, सॉरी। ओके, लेट अस से इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये प्लेट किन दो डायमेंशन से बना हुआ है? अगर आप इसमें इसको देखने जाएंगे तो आपको ये ध्यान एक चीज दूसरा तरीका है कि आप ये देखिए कि कौन सा डायमेंशन इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, दो तरीके हैं। या तो आप एक तरीका देख लीजिए कि किन दो डायमेंशन से बना हुआ है, या तो आप देख लीजिए कि ये दूसरा तरीका है कि कौन सा डायमेंशन यहाँ पे कांस्टेंट है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करते हो, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, ओके, इस प्लेन पे ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, लेट अस से दिस पॉइंट यू आर टेकिंग, दिस पॉइंट यू आर टेकिंग, इट इज इन एक्स जेड प्लेन। इतना तो ध्यान में मतलब सभी को लग रहा होगा हम लोग किस डायमेंशन प्लेन में है। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, ओके, और उनके डायमेंशन है रो, फाई और जेड। तो अगर इसमें डायमेंशन में हम बात करें तो देखिए ये एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में मतलब कि आपको पता है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, एक्स जेड प्लेन। ओके, नाउ अगर इसमें हम कोई भी पॉइंट की हम वैल्यू लिखना चाहें,
तो देखिए ये पॉइंट हमारा, इसकी z की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, z पे यहाँ पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के z की वैल्यू यहाँ पे होगी। मतलब इस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें, इन पॉइंट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ z डायमेंशन, तो हम देख रहे हैं z डायमेंशन इज वेरिंग, z एक वेरिएबल है। ओके तो ये सरफेस हमारा एक डायमेंशन तो पक्का है कि ये z डायमेंशन से बना हुआ है। और दूसरा डायमेंशन क्या है, जैसे z के बारे में तो हमें पक्का पता हो गया, तो z को मार्क आउट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। क्योंकि z हमने इसमें देखा कि अलग अलग पॉइंट पे z की वैल्यू चेंज हो रही थी। अब दूसरी चीज देखो, रो की वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। रो देखिए, रो क्या है, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस ओरिजिन, यस z एक्सेस। रो इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सेस। आप देखो इन तीनों पॉइंट्स में क्या रो चेंज हो रहा है, जस्ट टेल मी, is rho changing in all these three for all these 3 points? Yes or no? Yes, sir. Yes, because इनकी आप देखेंगे डिस्टेंस, तो z एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे ये है, ये तीनों ही पॉइंट क्या है, z से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये रो डायमेंशन में भी वेरी कर रहे हैं। तब जाके हम ये जो प्लेन है ये रो z प्लेन बने। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो हमारी ये जो प्लेट है वो एक्जेड प्लेन में है, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो ये रो और जेड प्लेन में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये जो फाई है दैट इज कांस्टेंट इन, फाई कैसे कांस्टेंट, फाई इज द एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से एंगुलर जो उनका डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं फाई इज कांस्टेंट। आप देखोगे इन तीनों पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट्स दैट इज मेकिंग फाई इज इक्वल टू जीरो एंगल विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सारे एक्स एक्सिस पे ही हैं। तो एक्स एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो ये जीरो एंगुलर डिस्टेंस पे है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट फाई इज कांस्टेंट हियर। सो फाई यहाँ पे कितना होगा, अगर इसकी बात करें तो हियर वी कैन से फाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इस प्लेट के बारे में बात कीजिए, तो ये प्लेट क्या है, इसमें भी क्या रो और जेड वेरी हो रहा है, Yes, sir. बिल्कुल रो और जेड वेरी हो रहा है, और यहाँ पे फाई एक कांस्टेंट है, फाई इज ए पर्टिकुलर वैल्यू। आप देखोगे इनमें सारे पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस से एक फिक्स एंगल पे डिस्प्लेस्ड है। सो वी कैन से दिस फाई एज टू बी फाई वन, ओके, या फाई बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी इसको समझने के बाद। ऐसा ही मैंने जब लेक्चर लिया था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का, जब वहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने सारे डायमेंशंस पे मैंने जो जो भी मतलब कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन थे सारे मैंने लगा के मैंने आपको सारे सरफेस दिखाए थे। तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप फिर से जाइए वहाँ पे रिवाइज कीजिए उसको, और देखिए कि मैंने कैसे सारे सरफेस को डिफाइन किया था। ओके, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दीज टू प्लेट्स बोथ आर कंडक्टिंग, और ये जेड एक्सिस को हम इंसुलेटर मान लेते हैं। तो ये दोनों कंडक्टिंग प्लेन
मतलब आपस में टच नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेपरेट। तो इनके बारे में, इनके बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो भाई कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? तो आपको लैप्लास इक्वेशन लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ लैप्लास इक्वेशन लगाना है। ठीक है, पॉइजन्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लैप्लासियन का है। लैप्लास का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चार्ज डेंसिटी ना हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उस रीजन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो भी चार्जेस होगा वो इस कंडक्टर के ऊपर होगा। ठीक है, जो भी चार्जेस हम लोग प्लेस करेंगे इन कंडक्टर्स पे प्लेस करेंगे, बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, बीच में चार्ज डेंसिटी जीरो है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि डेल स्क्वायर V is equal to 0. V is what? The potential at every point between this capacitor. तो इन दो पैरेलल प्लेट से जो भी कैपेसिटर बन रहा है, क्योंकि कोई भी दो अगर कंडक्टिंग प्लेट आप किसी कुछ दूरी पे रख दीजिए तो उनके बीच में कैपेसिटेंस बन जाता है। तो इनके बीच में भी एक कैपेसिटेंस होगा। तो हम लोग बीच के रीजन की बात कर रहे हैं और उनमें हम लोग सारे पोटेंशियल के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक मतलब अ, हम बात कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे? डेल स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे केस में, क्योंकि हमारे बीच में चार्जेस नहीं है, तो चार्ज नहीं होने पे ये लैप्लासियन इक्वेशन अप्लाई होता है डेल स्क्वायर बी। अब डेल स्क्वायर क्या होगा? तो डेल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया हुआ था। डेल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम बात कर रहे हैं, तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की में डेल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बस आपको डेल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट सी व्हाट इज डेल स्क्वायर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज 1 by रो डेल बाय डेल रो। इसको याद ही करना और कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ याद करना है। ओके, प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर बी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर। ओके, ये डेल स्क्वायर का फॉर्मूला है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एंड रो फाई जेड यू ऑल नो व्हाट इट इज। रो फाई जेड आर द डायमेंशन इन स्पेस। तो v हमें निकालना है। तो एक तो पहले तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि v किस डायमेंशन में है, किस डायमेंशन में, या v का कोई इक्वेशन आपको अगर दिया होगा तो आपको ये बताया जाएगा कि v किस डायरेक्शन में वेरी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो v के बारे में जरूर बताएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि v इज प्रेजेंट इन फाइव डायमेंशन। मतलब कि v का एक, अगर v की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मॉड v और a फाइव। ये ज़्यादा क्लियर होगा, आपको दिखने में ज़्यादा आसान लगेगा कि ये सॉरी, ये पोटेंशियल मैंने लिख दिया है, इसको वेक्टर बना दिया। वेक्टर पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से नहीं लिखनी चाहिए। लेट मी टॉक लाइक दिस कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ओके, फाई का वेरिएबल होगा, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो v फाई। ओके, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। मतलब फाई अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल ही आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है? बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला डेल स्क्वायर, तो आप देखोगे यहाँ पे तीन डेरिवेटिव के बारे में बात हुई है। एक तो सबसे पहले ये डेरिवेटिव है डेल वी बाई डेल फाई, एक है डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, और एक है डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अगर v आपका रो का वेरिएबल नहीं है, अगर v रो के टर्म्स में वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब डेल v बाई डेल रो क्या हो जाएगा? व्हाट इट विल बी?
बताइए। इफ वी, अगर वी रो डायमेंशन के इंडिपेंडेंट है, तो अगर डेल वी बाई डेल रो निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 बिल्कुल जीरो आएगी, क्योंकि v इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ रो। ठीक है, v हमारा रो के टर्म्स में अगर देखेंगे v इज देयर, बट इफ वी सी इन टर्म्स ऑफ रो तो क्या होगा? देन डेल v बाई डेल रो विल बी जीरो। फिर हम दूसरे डायमेंशन में देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता है कि v जो है वो बस फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इनमें सीधी सी बात है कि ये टर्म और ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, डेल वी बाई डेल रो और डेल डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ये हमारा दोनों टर्म क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ एक टर्म बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं? वन बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, so this will be equal to 0। ओके, हमने यहाँ पे लैप्लासियन बस लगा दिया। डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो करना था, डेल स्क्वायर हमने वी पे अप्लाई किया, और वी हमें पता है कि फाई के टर्म्स में वेरी कर रहा है, तो हमने देख लिया कि ये अप्लाई होगा, बाकी सब कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो एक बार इंटीग्रेशन में तो आ जाएगा वन बाई रो स्क्वायर डेल वी बाई डेल फाई विल बी ए। ठीक, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो इसको दोबारा से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आप पुराने इक्वेशन में पहुंच जाओगे। हाँ, तो डेल ए बाई डेल फाई तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ की बात करें तो ये जब डेल बाई डेल फाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, पुरानी इक्वेशन पे आप पहुंच जाओगे। ओके, तो नाउ इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दो। एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा ये? तो दिस विल बी सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेल वी रो स्क्वायर ए डेल फाई, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? इंडिफरेंट इंटीग्रल है तो v इक्वल टू रो स्क्वायर ए प्लस एक और कांस्टेंट। ओके, सो ये हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन आ गया है। ए और यहाँ पे फाई भी होगा ना, यहाँ फाई में मिस कर गया, बट डेल फाई का इंटीग्रल तो फाई होगा, तो डेल स्क्वायर ए फाई प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन, मतलब कि कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में सारे पॉइंट्स की अगर कंसीडर करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इस इक्वेशन से वेरी हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है? फाई इक्वल टू जीरो पे, फाई इक्वल टू जीरो पे क्या है देखते हैं क्या है। ये देखिए, तो हम लोग फाई इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं। फाई इक्वल टू जीरो पे तो एक पूरी कंडक्टिंग प्लेट ही है, तो इसका पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर देते हैं। लेट अस से दैट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज जीरो। दूसरे कलर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका पोटेंशियल जीरो है। कब? जब फाई इक्वल टू जीरो है। और इस प्लेट का पोटेंशियल हम लोग v इक्वल टू वी नॉट कर देते हैं। ओके, इसका मतलब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर में आप लोग करते हो, एक को लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, एक को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका भी हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। नाउ जस्ट पुट ऑन द वैल्यूज हियर, आसान। फाई इक्वल टू जीरो पे v की वैल्यू रखो जरा, क्या आती है? तो v की वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरो इक्वल टू रो स्क्वायर ए इंटू जीरो, ये फाई की वैल्यू है, प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ? बी भी जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक, अब दूसरी कंडीशन लगा देते हैं सेम इक्वेशन में। तो वो था फाई इक्वल टू फाई वन पे हमारी v क्या थी? दूसरा प्लेट किस पोटेंशियल पे था? v नॉट पोटेंशियल पे। तो v नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? रो स्क्वायर ए, और वैल्यू क्या होगी? फाई वन। अब
बी तो जीरो है ही। ओके, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, ए की वैल्यू होगी वी स्क्वायर वी नॉट, मतलब वी नॉट डिवाइड बाई डेल स्क्वायर फाई वन, ये ए की वैल्यू है। बस अपने इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो बी क्या था हमारा, बी था रो स्क्वायर ए, ए और फाई प्लस बी था, यही हमने पहले एज्यूम किया था। ए और बी की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे रो ए की वैल्यू क्या है आपकी, वी नॉट अपॉन रो स्क्वायर फाई वन, सो वी नॉट अपॉन रो स्क्वायर इंटू फाई वन, और फाई इज हियर वेरिएबल ना, फाई वेरिएबल है, तो दिस इज एन इक्वेशन। तो फाई एक वेरिएबल है और वी डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब फाई को चेंज करने पे ये करेंगे। तो ये बी तो जीरो ये था, तो यहाँ पे v की इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आपको आ गई क्या, v नॉट अपॉन फाई वन फाइव। ओके, फाइन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, जस्ट टेल मी। ओके, फाइन, तो v की इक्वेशन आ गई, आप लोग एक बार और रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब v आ गया है, तो v से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, e निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, e इज इक्वल टू माइनस डेल वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आप हमेशा उसको याद करके रखिए। मैं एक अभी स्लाइड भी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे फार्मूलाज डालूंगा, तो उसमें डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डेल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और तो सारे फार्मूलाज रहेंगे, तो आप लोग उसको कभी भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये एक इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो v का इक्वेशन तो हमें पता है, और ये डेल चाहिए। तो डेल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग देख सकते हो, दिस इज डेल मींस ग्रेडियंट। तो इस ये होता है डेल v बाई डेल रो इन ए रो डायरेक्शन प्लस 1 बाई रो डेल v बाई डेल फाई इन ए फाई डायरेक्शन, और प्लस डेल अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल z इन az डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको बस अप्लाई कर दीजिए, v की इक्वेशन लिख दीजिए। v आपको पता है फाई के बस टर्म्स में है, मतलब फाई के इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन फाई। तो फिर से ये पार्ट और ये पार्ट जीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो बिकॉज v इज नॉट डिपेंडिंग इन रो एंड z। ओके, तो अदर जो ये पार्ट है वही रहेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बस फाई के डायमेंशन में रहेगा, इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन फाई डायमेंशन। तो जस्ट पुटिंग दैट थिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो डेल वी बाई डेल फाई। ओके, और इन विच डायमेंशन, इन ए फाई डायमेंशन, ठीक है। तो v का वैल्यू लिख लीजिए 1/√2, वी नॉट बाई फाई वन तो कांस्टेंट ही था, और फाई पे डिपेंड करेगा, तो आपका इसके डेल v बाई डेल फाई क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई फाई वन। ओके, इन
ए फाई डायरेक्शन। ठीक, यहाँ से आप लोग ये निकाल सकते हो, बी इज वेरी इजी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके फाइन। फिर हमें एक लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज अवर गॉसेस लॉ। तो डी डॉट डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू। तो पहले इसको चलिए अभी इतना लेबोरियस आपके लिए नहीं बनाएंगे। आई विल नॉट कंटिन्यू फ्रॉम हियर। फर्स्ट all of you should practice the previous part, up to previous part। नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें एक बार मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई हो जाए। सभी लोग प्रेजेंट हैं? अगर प्रेजेंट है तो मैं एक बार और इसको बोल के बताता हूँ आपको। हु आर प्रेजेंट? लक्ष्मी, Yes, sir. अनुभव, अनुभव, Yes, sir. Yes, sir. दीपक, Yes, sir. देशु, देशु इज नॉट देयर, युक्ति, Yes, sir. टीना, Yes, sir. शिवादी, Yes. कोनिका। ओके सो जैसी व्हाट आई डिड, तो हमने दो प्लेट्स रखी हैं एक फाई डिस्टेंस पे। ओके दोनों दोनों प्लेट्स को फाई एंगुलर डिस्टेंस से हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम ये बता रहे हैं कि हमने दोनों प्लेट को कुछ एक पोटेंशियल पे मेंटेन करके रखा हुआ है। इसको हमने इस प्लेट को हमने जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन करके रखा हुआ है, इसको हमने वी नॉट पोटेंशियल पे मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको कि इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का वेरिएंस है दैट इज ओनली इन वन डायमेंशन एंड दैट इज फाई। ओके तो सिर्फ v जो है फाई डायमेंशन में वेरी कर रहा है। देन द सेकंड थिंग विच वी विल अप्लाई डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। ओके फिर डेल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके और इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि वी नीड टू कैलकुलेट v इज इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ रो एंड z। इसलिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बस एक कंपोनेंट ये बचेगा। तो हमने वो उसको अप्लाई किया, तो दिस इज इट। ओके दिस इज द फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो पार्शियल भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन वी इंटीग्रेटेड इट वंस, एक बार इंटीग्रेट करने पे ये आया, उसके बाद दोबारा इंटीग्रेट किया तो हमने ये इक्वेशन आ गई। ठीक है ये दो कांस्टेंट एज्यूम किए ए और बी। अब इन दोनों कांस्टेंट को हम लोग डिटरमाइन करेंगे बाय बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जिसमें हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर फाई पे v की वैल्यू पता होती है। तो दो कांस्टेंट चाहिए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है तो दो प्लेट्स हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे है, तो हमने वो अप्लाई किया एंड देन वी फाइंड आउट दैट b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू दिस v नॉट अपॉन रो स्क्वायर फाई। ठीक है तो इसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चला कि दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन, v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन फाई वन इज अ कांस्टेंट एंड फाई इज द डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फाई। तो फाई वेरी करेंगे तो v वेरी होगा। तो इस जब हमें एक बार v पता चल गया तो हम किसी भी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। अगर किसी भी रीजन के हमें पोटेंशियल पता हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो, तो हम उस रीजन का हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। तो फिर हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया। ग्रेडियंट हमने देखा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है। तो एक और इक्वेशन, तो
देयर आर मेनी क्वेश्चन, तो इक्वेशन से मत डरिए, जस्ट सी दैट व्हाट वी आर फाइंडिंग। पहले हमने v निकाला है और v से e निकालना है, बस इतना ही किया है। ओके, तो ये डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, एंड वी कैन सी दैट v इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो एंड z, तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म बस बचेगा बीच वाला। तो फिर से हमने बीच वाले को अप्लाई किया, एंड वी फाउंड दैट e is coming out to be 1 upon rho v naught upon phi 1. All this is in a phi direction, ठीक, a phi डायमेंशन ही बचेगा। तो वहां से क्या निकाल लिया, d निकाल लिया हमने। d कैसे निकलेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी पता होती है, अगर हमें परमिटिविटी पता है मीडियम की, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक ही। अगली क्लास में हम लोग इसका छोटा सा एक पार्ट कर लेंगे जो बचा हुआ है, और हम लोग अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक का स्टोरी पूरी खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट हम लोग नया एकदम नए माहौल में आ जाएंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक बस हिंट है आपको कि गॉसेस लॉ लगाइए। हाँ, गॉसेस लॉ लगा के आप लोग चार्ज पता कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ। मैं ये